दलित मतदाता इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने आधार पर या अपने वोट के आधार पर सत्ता परिवर्तन कर दे या कोई भी सीट जीत ले। लगभग 4800 विधायक काम करते हैं। कितने सांसद हैं? दलितों के अभी भी 125 के आसपास सांसद भी हैं और बहुत सारे दलों में काम करने वाले लोग हैं लेकिन बहुत सारे दलों में काम करने वाले जो लीडर्स हैं, क्या वो इस लायक हैं कि वो अपने दलों के ऊपर प्रेशर बना सकें? या मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। दलितों के जो लीडर्स हैं उनको बहुत समझदारी की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। उनको राजनीति की अपनी मजबूरी नहीं दिखानी चाहिए। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पारा गरमाया हुआ था क्योंकि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी और शक्ति प्रदर्शन किया है। मेरे साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश हैं, जाने माने विश्लेषक है, टीवी मीडिया पे आप उनको देखते हैं। सर, आज शक्ति प्रदर्शन हुआ आजाद समाज पार्टी का और उनके पास विधानसभा में पिछली बार कोई सीट नहीं थी, बीएसपी के पास एक थी। क्या लग रहा है आपको कि इसको चुनौती के रूप में बीएसपी को देखना चाहिए या फिर सब मिलकर काम करेंगे? नहीं, देखो, राजनीति में कोई किसी की चुनौती नहीं है। एक भारतीय लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि कोई भी व्यक्ति एक दल बना सकता है और कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी का एक घोषणा पत्र बना करके लोगों के बीच में जा सकता है। ये तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब चंद्रशेखर जी को लगा कि उन दलितों की कोई पार्टी होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी नेचुरली उसने 4 बार सरकार भी दी है, दलितों को बहुत बड़ा लाभ भी दिया है। उसकी सरकारों बड़ी दलितों के बीच में और तमाम उत्तर प्रदेश में बड़ी लोकप्रिय सरकारें रही हैं। और उसके बावजूद भी अगर चंद्रशेखर जी ने जो दल बनाया है तो ये उनकी अपना सोच हो सकता है। उनको भी लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात कहने का उतना ही अधिकार है जितना बहुजन समाज पार्टी के लिए है। एक चिंता इसमें जो मैंने देखा, आंकड़े में देख रहा था, जैसे जो बीएसपी का वोट घटा पिछले चुनावों में, वो घटकर टिल्ट होकर शिफ्ट होकर आजाद समाज पार्टी की तरफ नहीं गया, वो अन्य पार्टियों की तरफ चला गया। तो दलितों की राजनीति का तो नेट लॉस हुआ, यानी कि एग्रीगेट लॉस हो गया, वोट घट गया। और या तो आजाद समाज पार्टी के पास भी आता तो कहा जाता कि चलो दलितों की पार्टी के पास ही है, लेकिन वो सपा भाजपा की तरफ चला गया। देखिए, कोई भी वर्ग समूह, अगर मैं मुस्लिम की इकोनॉमिक बताता हूं, सरकार के बदलने का एक मुस्लिम मतदाता के ऊपर इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना दलित के ऊपर पड़ता है। क्योंकि मुस्लिम की जो इकोनॉमी है वो सरकार आधारित नहीं है। दलितों की तमाम इकोनॉमी, उनके जो भी उन्नति के जो भी साधन है वो सरकार पे आधारित ही हैं। सरकार के द्वारा दिए गए रोजगार, सरकार द्वारा उपलब्ध जो भी अवसर वो प्रदान करती है, उसका लाभ इस देश के, तो सत्ता परिवर्तन का कहीं ना कहीं आस इस देश के दलितों में हमेशा बनी हुई रहती है। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं जो भी ये घटनाएं घटी, उसको लगा वो भोला भाला वोटर है। जैसे पिछली बार के चुनाव में आप देखेंगे, तमाम जो मीडिया ने एक माहौल बनाया इंडिया गठबंधन ने कि संविधान बदलने की बात है। हालांकि संविधान बदला नहीं जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं एक वो माहौल क्रिएट कर रहे थे। मेरा मानना है, मैं इसमें किसी दल विशेष के लिए बात नहीं करूंगा, इंडिपेंडेंट होकर के इस समाज का एक नागरिक होने के नाते मेरा मानना यह है कि दलित राजनीति करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल में काम कर रहा हो, उनको बहुत समझदारी से राजनीति करनी चाहिए। उनको बैर की राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनको दलितों के हित की राजनीति करनी चाहिए। उन्होंने ऐसी राजनीति करनी चाहिए कि उनकी राजनीति का लाभ, सीधा सीधा लाभ इस समाज के लोगों को मिले। इसमें कहीं ये कटुता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो भी एक दल के रूप में है, वो रैली निकाल सकते हैं, लेकिन वोट बैंक तो कॉमन है ना, और बीएसपी अभी उतना सक्रिय नहीं हुई है। तो क्या बसपा के लोगों को चिंतित होने की जरूरत है, या फिर क्योंकि वोट बैंक इसमें एक ही है जो इधर जाएगा या उधर जाएगा? पिछली बार के चुनावों में बड़ा लाभ आजाद समाज पार्टी को नहीं मिला, केवल नगीना में ही उनको एक सांसद के रूप में चंद्रशेखर आजाद मिले। तो अब क्या लग रहा है कि कितनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करने वाली आजाद समाज पार्टी? देखिए, दलित मतदाता इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने आधार पर या अपने वोट के आधार पर सत्ता परिवर्तन कर दे या कोई भी सीट जीत ले। नहीं है, उसको दूसरे लोगों को जोड़ना ही पड़ेगा। और आप ये मान लीजिए कि एक बटा हुआ जो मतदाता है वो दूसरे लोगों को मजबूर नहीं कर सकता, इसका लाभ नहीं होगा। दलित राजनीति में कहीं ना कहीं खालीपन तो तय होगा। अगर दलित राजनीति बटेगी तो बाकी लोग, क्योंकि इससे पहले की जो सरकारें बनाई हैं मान्यवर काशीराम जी ने, वो सिर्फ दलित एक मूल वोटर था, लेकिन उसके साथ तमाम लोग जुड़े सर। और ये को जो भी व्यक्ति ओबीसी जुड़ा है, तमाम लोग जुड़े हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक बटे हुए दलित के साथ शायद कोई जुड़ेगा नहीं।
इसका कहीं ना कहीं भारतीय की जो दलित राजनीति है उसके ऊपर शायद कुप्रभाव ही पड़ेगा। एक टीवी के प्रवक्ता, एक एंकर कह रहे थे कि बहन जी का तो जो आशीर्वाद है वो आकाश आनंद जी को मिला हुआ है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बहन जी का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। तो वो जो है बहन जी के सम्मान पूर्वक बातें भी कह रहे हैं, लेकिन वो मैदान में डटे भी हुए हैं। नहीं देखो, सम्मान और असम्मान ये भाषा तो मेरे हिसाब से ये भी गलत है। मैं जब भी विरोध किया था, कई बार बात किया था कि चंद्रशेखर जी ने कुछ शब्दों का चयन बहुत बेहतर नहीं किया। बुआ शब्द का प्रयोग बहन जी के लिए अखिलेश यादव ने किया, उनके फादर ने खुद उसके लिए कई बार उसको कठोर शब्दों का प्रयोग किया कि आपको ऐसे शब्द, बहन जी को सारे के सारे लोग, सारी दुनिया कहीं ना कहीं बहन जी के रूप में ही जानते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी ने जानबूझ करके कहीं ना कहीं बहन जी के लिए बुआ शब्द का प्रयोग किया और तमाम लोगों ने उसका विरोध भी किया। क्या गठबंधन की भी संभावनाएं तलाश रहे होंगे? आपको लगता है कि पहले भी गठबंधन के लिए प्रयास कर रहे थे? आपको याद होगा जब वो अखिलेश जी से गुहार भी लगा रहे थे कि सीट जो कुछ मांग रहे थे वो, क्या इस बार भी, क्योंकि आपको पता है कि पूरे 403 उत्तर प्रदेश में सीटें, बड़ा प्रदेश है, तो पश्चिम में तो कुछ पकड़ हो सकती है सीटों पर, ये लाजमी है, लेकिन क्या आज़ाद समाज पार्टी भी गठबंधन में कुछ ना कुछ अपना तालमेल बिठाने का प्रयास कर रही होगी उत्तर प्रदेश में? देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं वहीं से शुरुआत करता हूं। दलितों के जो लीडर्स हैं उनको बहुत समझदारी की पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उनको राजनीति की अपनी मजबूरी नहीं दिखानी चाहिए। वो घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी जब अखिलेश जी ने, जब उन्होंने, और वो टीवी पे जिस तरह से उन्होंने, वो भावुक हो गए। मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति हो, समाज के व्यक्ति हैं, और कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की बातें करे, मेरा मानना यह है कि आप अपनी ताकत शो करो, अपने आप को दिखाओ, मजबूत दिखाओ, और तब आप किसी के दरवाजे पे जाओ। गठबंधन चाहने से नहीं होते, गठबंधन ताकत के साथ होते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी कमजोर आदमी के साथ कोई नहीं जुड़ता, ये पूरी दुनिया का इतिहास है। कमजोर से कोई दोस्ती नहीं करता, सब ताकतवर के साथ जुड़ना चाहते हैं। मेरा मानना यह है कि दलित राजनीति को कहीं ना कहीं एकीकरण होकर के, वो बिखराव की तरफ ना बढ़ करके, उनके अंदर एकता ही पनपनी चाहिए, यानी टकराव की स्थिति ना पैदा ना हो, हो, ना मतलब हो। गठबंधन नहीं भी होगा, क्योंकि ये तो लाजमी है कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी कोई गठबंधन नहीं होगा, ये तो नहीं, लाजमी है। जी, जी, लेकिन आपसी तालमेल तो सीटों में हो ही सकता है, कि ये भी संभव नहीं है? नहीं देखो, आपसी तालमेल कैसे हो सकता है? आपकी दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है भाई? देखिए, मैं कई बार हमने ये बात कही, टकराव होगा ही वोटरों में। नहीं 100%, और उसका लाभ नहीं होने वाला, उसका नुकसान नुकसान उसका नुकसान होगा। भारत की दलित राजनीति को उसका नुकसान होगा। भारत के दलितों के मन में इस देश का राजा बनने का, इस देश की व्यवस्था में शामिल होने का जो सपना रहा, उसके महापुरुषों ने जो दिखाया है, कहीं ना कहीं वो सपना कमजोर होगा। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों ने जो है, दलित राजनीति ने कहीं ना कहीं 4 बार की सत्ता देखी है, दलितों की सत्ता देखी है, वो वहां कहीं ना कहीं हताशा का माहौल क्रिएट होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से दलित राजनीति शुरू करेंगे तो कहां से शुरुआत करोगे? ये तो 1000 साल लग जाएंगे। क्या सीटों की संभावना आप देख रहे हैं आजाद समाज, एक विश्लेषक के रूप में क्या लगता है आपको? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, प्रत्याशी आधारित भी होती है, कई बार समीकरणों के आधार पर भी चीजें हो जाती हैं। क्या लग रहा है आपको? बीएसपी की एक सीट आई थी, आजाद समाज पार्टी का प्रयास तो ये होगा कि बीएसपी से बड़ा आंकड़ा प्राप्त कर ले वो, यदि संभव हो उनके लिए तो। नहीं देखिए, किसी की हार पे या किसी को खत्म करके आप जिंदा कहां से रहेंगे? आजाद समाज पार्टी, मैंने फिर ये कहा था, उसको भी उतना ही अधिकार है जितना बहुजन समाज पार्टी को वोट मांगने का अधिकार है। वो लोगों के बीच में जाएं, उन्हें बल्कि और मेहनत करने की आवश्यकता है, अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अभी जो हालात हैं, जो सारी चीजें हम देखते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। और वोटर तो है, निश्चित रूप से इसका नुकसान ही होगा 1000%, दलित राजनीति को पक्का होगा, 100% होगा। आप ये भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का वो अधिकार है। आप मुझे ये बताइए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मिशन था क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के समय को दलित लोग नहीं थे? बाबू जगजीवन राम जी बाद में कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज हुए, लेकिन आरंभिक अवस्थाओं में उनका उदय कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विरोध पे ही पनपे थे ना। तो देखिए, मेरी बात को सुनिए, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत की राजनीति में ना होते तो क्या इस देश के दलितों की क्या स्थिति होती थी? आप मुझे बताइए। लोकतंत्र तो तब भी था ना। तो मेरा मानना यह है कि किसी नेता की महत्ता क्या है, किसी दल की महत्ता क्या है, किसी विचार की महत्ता क्या है, यह महत्वपूर्ण है। किसी के नेता बनने से समाज का, ऐसे बहुत सारे लोग बाग हैं, बहुत सारे दलों में, आपको मालूम है भारत में, दलितों के लिए कोई नई नीति बना सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हमारे साथ थे। आजाद समाज पार्टी ने आज
पश्चिम यूपी में अपना चुनावी बिगुल फूका है और जो चुनावी रणभेरी है उसको बजा दिया है। सत्ता परिवर्तन यात्रा निकाली है और इसके बाद लगातार ये यात्रा आगे भी जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उनको देख सकते हैं। हम गए थे वहाँ, हमने जनता से बातचीत की, जो लोग थे वहाँ एएसपी के समर्थक। हालांकि मैं मानता हूँ कि टकराव की स्थिति वैचारिक रूप से पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की तरह अगर करा जाए तो एनडीए के पास भी बहुत सारे घटक हैं, लाइक माइंडेड पार्टीज को साथ लेके चलता है, तो इस तरह से भी काम करना संभव है। हालांकि जमीन पर तो वोटों का बिखराव और वोटों का बंटवारा होगा ही, लेकिन वैचारिक सैद्धांतिक रूप से एक परस्पर सामंजस्य बिठाकर राजनीति में सबको आगे बढ़ना होगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है कि एएसपी या बीएसपी किसी पार्टी के समर्थक हो सकते हैं, एक दूसरे से लगाव या अलगाव हो सकता है, लेकिन दलित राजनीति कहाँ जा रही है व्यापक रूप से, इस पर आपको चिंतन और मनन करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। मतभेद हैं, अलग अलग मतों के लोग रहते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। किसी तरह का कोई कार्यकर्ता में टकराव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हम वेस्ट यूपी में गांव गांव जाकर दलितों से बात करके, मुसलमानों से बात करके, पिछड़े वर्ग के लोगों से बात करके उनका क्या मन है ये बताएंगे, और रैंडम रिपोर्ट्स आएंगी, बिल्कुल जिसे कहते हैं अनएडिटेड टाइप की रिपोर्ट मिलेंगी आपको। रॉ जाएंगे, सीधे बातचीत करेंगे, वो जो बोलेंगे आपको सुनाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, निःशुल्क होता है, पैसा नहीं लगता, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो सीधे रिपोर्ट आपके फोन तक पहुंचेगी घंटी के जरिए। घंटी जो है वो बजेगी, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।